सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। दुनिया के करप्ट ममालिक और ऐसे ममालिक जहां पर बदतरीन तर्ज हुक्मरानी पाया जाता है, दुनिया के पसमानदा ममालिक यानी तीसरी दुनिया के ममालिक की बदकिस्मती यह है कि वहां के हुक्मरान अपना इलाज कौमी ख़जाने से बैरून मुल्क करवाते रहे, लेकिन वो अपने मुल्क के अवाम को अपने ही मुल्क के निज़ाम सेहत के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने दुनिया के कुछ ऐसे ही तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक के उन हुक्मरानों की मिसालें रखूँ कि जो ख़ुद तो अपना इलाज कौमी ख़जाने से लोगों जो टैक्स पेयर मनी है उससे दुनिया के तरक्की याफ्ता यूरोपीय और अमरीका या दुनिया के ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक में करवाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्कों के अवाम को अपने ममालिक के बदतरीन निज़ाम सेहत के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैं चाहूँगा कि मैं अगर अफ्रीकी ममालिक से आगाज़ करूँ तो 2010 में अफ्रीकी ममालिक में सेहत की मद में एक शख्स पर $135 सिर्फ खर्च किए जाते थे, जबकि 2010 में अगर हम उन ममालिक की बात करें जो ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक हैं तो उन ममालिक में तकरीबन $3,150 फ़ीकस खर्च किए जाते थे। जिम्बाब्वे में सरकारी हस्पतालों में इंतहाई आम और दर्द के आराम जैसी बुनियादी अद्वियात भी अक्सर ख़त्म हो जाती हैं। नाइजीरिया में सेहत का निज़ाम खौफनाक हद तक तबाह हो चुका है। मरीज अस्पताल के फर्श पर लेटते हैं, ख़वातीन बच्चों को जन्म देते वक्त मर जाती हैं, बच्चे पैदा होते ही आखिरी सांस से गिनने लगते हैं। उन मुल्कों के हुक्मरान तो अपना इलाज कौमी ख़जाने से बैरून मुल्क करवा लेते हैं, लेकिन ये अपने अवाम के निचले और मुतवस्सित तबके को अपने मुल्कों के गले सड़े निज़ाम सेहत के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। अफ्रीकी ममालिक के करप्ट और नाअहल हुक्मरानों ने अपने मुल्कों का यह हाल कर रखा है कि 2016 में अफ्रीकी ममालिक के लोगों को तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपना इलाज करवाने पर $6 अरब खर्च करना पड़े। अब मैं कुछ ममालिक के हुक्मरान आपके सामने रखता हूँ। नाइजीरिया से अगर मैं आगाज़ करूँ, नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी जो इस वक्त नाइजीरिया के सदर हैं, 2017 में 4 माह तक लंदन में अपना इलाज करवाते रहे। जिम्बाब्वे के 37 साल तक सदर रहने वाले रॉबर्ट मुगाबे भी अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते रहे। वो अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए जिम्बाब्वे से 8200 किलोमीटर दूर सिंगापुर जाया करते, लेकिन 38 साल इक़्तिदार में सिंगापुर जैसा आंखों का एक अस्पताल भी रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे में न बना सके। अंगोला के 38 साल तक सदर रहने वाले जॉर्ज दोस सैंतोस स्पेन से अपना इलाज कराते रहे। वो 38 साल में अंगोला को ऐसा निज़ाम सेहत ना दे सके जहां उनका अपना इलाज हो सकता। हालांकि अंगोला अफ्रीका का तेल पैदा करने वाला 2001 के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन वहां के अवाम की बदनसीबी देखिए कि उनका हुक्मरान तबका अपना इलाज तो बैरून मुल्क से करवाता है, लेकिन अंगोला के अवाम को अपने ही निज़ाम सेहत पर मरने के लिए छोड़ देता है। अल्जीरिया के हाल ही में मुस्ताफ़ी होने वाले सदर अब्दुल अजीज बोतेफिल्का पहली बार 1999, दूसरी बार 2004, तीसरी बार 2009 और चौथी बार 2014 में 4 दफ़ा के लिए अल्जीरिया के सदर बने। वो 20 साल तक सदर रहने के बाद अप्रैल 2019 में बीमारी के बायस मुस्ताफ़ी हुए, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए फ्रांस जाते रहे। उन्हें अल्जीरिया के निज़ाम सेहत पर एतमाद नहीं था। अफ्रीकी मुल्क बेनिन के सदर, जिसको रिपब्लिक ऑफ बेनिन कहा जाता है, उसके सदर पैट्रिस अपना ऑपरेशन करवाने के लिए 2017 में फ्रांस गए। ज़ाम्बिया के सदर माइकल साता भी अपना इलाज बैरून मुल्क से करवाते रहे और वो अक्टूबर 2014 में अपना इलाज बरतानिया से करवा रहे थे कि लंदन के किंग एडवर्ड हफ्तम अस्पताल में आर्ज़े कल्ब के बायस उनका इंतकाल हो गया। माइकल साता को सख्त गिर लहजे के बायस किंग कोबरा भी कहा जाता था। मेलिस ज़िनावी 1991 से 95 तक इथोपिया के सदर और 95 से 2012 तक इथोपिया के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन 21 साल तक बरसर इक़्तिदार रहने के बावजूद ज़िनावी को अपनी ज़िंदगी का आखिरी इलाज यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में करवाना पड़ा। वो 2012 में 2 माह तक यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में ज़ेर इलाज रहने के बाद ब्रसल्स में इंतकाल कर गए। उमर बोंगो 1967 से 2009 तक 42 साल अफ्रीकी मुल्क गैबोन के हुक्मरान रहे। वो 31 साल की उम्र में मुल्क के दूसरे सदर बने। उन्हें कैंसर का मर्ज लाहक हुआ, जिसके इलाज के लिए उन्हें स्पेन जाना पड़ा, और वो 42 साल हुक्मरान रहने के बावजूद अपने मुल्क को कैंसर का एक भी मियारी अस्पताल ना दे सके जो कि उनका अपना इलाज कर सकता। उमर बोंगो को पापा बोंगो भी कहा जाता था।
पापा बोंगो 2009 में स्पेन के शहर बार्सिलोना में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। जॉन एटा मिल्स घाना के सदर थे। वो 1997 से 2001 तक मुल्क के नायब सदर भी रहे। वो गले के कैंसर में मुब्तला हुए। 2012 में वो इलाज के लिए अमेरिका गए, वापस आए और जिंदगी की बाजी घाना में हार गए। डेली मॉनिटर की 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक युगांडा में हुक्मरानों और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क इलाज पर एक साल में जितना पैसा खर्च किया जाता है, इतने पैसे से युगांडा में एक साल में 10 बेहतरीन अस्पताल बनाए जा सकते हैं। लेकिन वहां के हुक्मरानों ने लोगों के लिए अस्पताल नहीं बनाए, बल्कि कौमी खजाने से अपना इलाज बैरून मुल्क से करवाते रहे। तरक्की पजीर, पसमानदा और करप्ट ममालिक के हुक्मरान जब बैरून मुल्क अपना इलाज करवाने जाते हैं तो इसे तंजन मेडिकल टूरिज्म भी कहा जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को पसमानदा रखा, पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस रखी, नेशनल एक्सचेकर से अपना इलाज बैरून मुल्क करवाते रहे और पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान के गले सड़े बदबूदार, पसमानदा और बसीदा निज़ाम सेहत के रहमो करम पर छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि तकरीबन 38 साल तक सियासत में रहने वाला शरीफ खानदान और मजमूई तौर पर यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का मजमूई तौर पर अगर अरसा इक़्तिदार देखें तो ये 32 से 35 साल बनता है। 32 से 35 साल तक दोनों भाई बरसर इक़्तिदार रहे, लेकिन दोनों भाई अपना इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क जाते रहे। नवाज शरीफ साहब ने अभी सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की है कि उनका इलाज अगर हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरून मुल्क हो सकता है और उनको फॉर द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उनको जमानत दी जाए जब तक कि वो सेहतयाब नहीं हो सकते। तो प्रोग्राम में आज सवाल हमारा यह है कि क्या पाकिस्तान में ऐसे लोगों को हुक्मरानी का हक होना चाहिए जो पाकिस्तान में इलाज नहीं करवा सकते। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर माहिर आईन कानून आफ्ताब गुल साहब। लाहौर स्टूडियो में आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर ज़ीशान साहब माहिर हैं अमराज़ क़ल्ब के, कुछ 7-8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इनको अमराज़ क़ल्ब को डील करते हुए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब गुल साहब, सर ऐसे लोगों को हुक्मरानी करनी चाहिए कि जो आपके जो निज़ाम सेहत है उस पर एतमाद ही नहीं करते? लेकिन यार पहले बात ये कर रहे हैं, आपने एक लंबी तकरीर की अभी और लोगों का बताया कि वो लोग वहाँ जाके किसी ने इलाज कराया नहीं कराया। यार देखें, बात सुने, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह ही होता है, हम लोग इस तरह ही करते हैं। एक हुक्मरान है, उनके साथ आप जैसे लोग मिले हुए, ये जो चैनल वैनल वाले हैं, हाँ ऑफ कोर्स यू सी यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ देम, वो आप लगे हुए हैं, एक हुक्मरानी हो रही है, काम चल रहा है, बड़ा अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि और बहुत सारे घिनौने मसाइल हैं हमारे, जिसको अब देखिए, अब वो यहाँ से वो चले जाएंगे, फिर वो नहीं आएंगे, फिर इस तरह ही काम चलता जाएगा। पहले तो बात मुझे आप ये बताइए, किसी जर्नलिस्ट ने, आप लोग तमाम जर्नलिस्ट हैं, किसी ने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि पाकिस्तान में हज़ारों बंदे और भी हैं जो बीमार भी हैं, जो ज़्यादा भी शायद इन लोगों से बीमार हैं, किसी के कमर में कुछ हो गया, इनकी ज़मानत कर दी जाए, नहीं हुआ तो फिर पाए लेकर घर से जाते हैं। मेरी बात सुने, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, आप सूट वूट पहन के लाल टाई लगा के बैठे, आपका ये जो ख्याल है ना कि आप आज़ाद हो गए हैं, आप लोग बिल्कुल आज़ाद नहीं हो गए। आपके अंदर वही बादशाह के दरबार वाली, जनाब हजूर सर हजूर हम आ गए, ये तमाम के तमाम, मैं रोज़ टीवी पे देखता हूँ सफ़ेद वो बाल बूल बना के ना टिंट टुंड करके और बाल वो पाउडर लगा के आते हैं। किस किस्म की गुफ्तगू यहाँ पे होती है? आपने बात ठीक की है, लेकिन आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं थी। यू डोंट हैव टू मेक आउट अ केस। आप मुझे बताएं क्या आपके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं? आपको पता है भुट्टो साहब को किसने रखा था? अब फिर मैं कहूँगा तो लोग कहते हैं मैं भुट्टो की बात करता हूँ, क्योंकि ये फौजियों को बड़ी बुरा लगता है ना जनाब, कत्ल जो कर दिया पकड़ के उसको। इस वास्ते मैं ये पूछता हूँ, आपको पता है भुट्टो साहब को किसने रखा गया था? किस तरीके से वहाँ पर जब आखिरी जब मुलाकात हुई है, बेगम साहबा इंतकाल कर गई हैं, बेनज़ीर भी चली गई, हाँ, और बेनज़ीर भी, जो दोनों लोग उन्हें मिले, आपको बताते वो लड़का भी मर गया है जो उनके साथ वाले सेल के अंदर था। कोई यार कोई बात है करने वाली? देखिए ये एक सो कॉल्ड एक अशराफिया है इस मुल्क के अंदर, मुझे नहीं पता आप उसके अंदर हैं या नहीं है, चेहरे से आप ऐसे वही लगते हैं, ठीक है जी। उसमें फौजी भी हैं, आप लोग भी हैं, कारोबारी भी हैं, वो CSS के अफसर हैं, हेलो हेलो क्या हाल है, आंटी चुचू आई हैं, अंकल फूफू आए हैं, ये क्या यार मजाक आप लोगों ने बनाया? और आप लोग परपेचुएट करते हैं, आप लोग इसको इनकरेज करते हैं, आप रोज़ टेलीविज़न पे इन लोगों को लाते हैं, ये आकर यहाँ तकरीरें करते हैं,
کوئی 2-4 بندے ہوں گے جو بڑا ڈسرننگ ان کو دیکھتے ہوں گے, ادروائز سارے وہ فلانا لیڈر ہے, فلانا کمال. اور کس بات کے مجھے بتایا ان لوگوں کی ریپرزینٹیو کیپیسٹی ہے کیا, مجھے بتایا جائے. لیکن نہیں, اب آپ نے لمبی سے تقریر کر دیا ہے, اب ہٹا رہے ہیں اس کو معاملے سے. میں پوچھتا ہوں نواز شریف صاحب بیمار ہیں, اس ملک میں ہزاروں لاکھوں لوگ بیمار ہیں, کس طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ان کے چونچلے تو کوئی نہیں اٹھا رہا, میاں صاحب کے تو چونچلے اٹھائے جا رہے ہیں. چونچلے کس بات, میں بتاتا ہوں کیوں اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھا میں اب آپ سے آگے چل کے بات کروں گا کہ وہ میرا جو خیال ہے کہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں, یہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو. دیکھیے یہاں پر چلے یہ بات کر لیں, میں نے کر کے ضرور جانی ہے. چلے جی آپ کریں بات, ٹیل یو کہ کیوں چونچلے اٹھائے جا رہے ہیں. صاحب کیا اسی رپورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ میں فائل کی گئی, ڈاکٹر کرسٹوفر بیکر جو لندن کے ڈاکٹر ہیں, ان کا بھی کامنٹ اس درخواست میں میاں صاحب کی شامل کیا گیا ہے. اور ڈاکٹر کرسٹوفر نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب 11 سال سے لندن میں اپنا علاج کروا رہے ہیں. یعنی آپ وزیر اعظم تھے, آپ اپنا علاج باہر سے کروا رہے ہیں. آپ کے بھائی 10 سال تک ساورن چیف منسٹر رہے فار uninterrupted consecutive 10 years, longest serving چیف منسٹر آف پاکستان. ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے جس میں ان کا یا ان کے بھائی کا علاج ہو سکے. تو یہ ہپوکریسی نہیں ہے سسٹم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ. پہلے تو محترم آفتاب گل صاحب نے جو کہا نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ان کا مرڈر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ اپروپریٹ ٹرم ہے اور جس کو میں بھی مانتا ہوں, دیٹ از جوڈیشل مرڈر. اور وہ بعد میں چیز سامنے آ گئی, جسٹس نسیم حسین شاہ نے جو اپنے کامنٹس دیے, تو اس طرح کا مرڈر نہیں تھا جس طرح کہ شاید یہ انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرے. لیکن بہرحال یہ جوڈیشل مرڈر تھا, اس کی ریکٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے تھی. پیپل پارٹی نے اس کو لیکن ان کا تھا کہ جس طرح بھٹو صاحب کو جن حالات میں رکھا گیا, میاں صاحب کے تو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا اب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. پہلی بات ہے آپ کے جو انٹرو میں اس میں ایک غلطی ہے. بائی شریف فیملی آپ نے کہا کہ باقی جتنے حکمران ہیں انہوں نے کوئی اپنا ہسپتال نہیں بنایا, سب باہر جاتے تھے, فرانس, اسپین, جرمنی. شریف فیملی کو آپ اتنا کریڈٹ دیں, انہوں نے شریف میڈیکل کمپلیکس بھی بنایا تھا یہاں رائے گنج میں. تو ابھی میاں صاحب کے جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سارے میجورٹی ان کے پچھلے 5 ہفتے میں اسی شریف میڈیکل کمپلیکس میں ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 11 سال بالکل میاں صاحب باہر جاتے رہے. دیکھیں 90s انہوں نے وہ اپنی ایون فیلڈ کی پراپرٹیز ایک ایک کر کے لینی شروع کر دی تھی. وہ آپ اگر اب دیکھا ہو کہ ابھی میاں صاحب کو اگست میں جب آئے ہیں, اب ان کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے ہو گئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے یا اس سے پہلے بھی وزیر اعظم بھی جب وہ تھے, ہر 8 ہفتے بعد ہی یوز ٹو فائنڈ اے وے ہاؤ ٹو گو آن گورنمنٹ ایکسپینس, اسٹیٹ ایکسپینس ٹو لنڈن. کبھی اس کانفرنس میں, کبھی اس کانفرنس میں, راستے میں رک گئے واپس آتے ہوئے. تو لہٰذا 8 مہینے ہو گئے, تو ہی وانٹس ٹو گو بیک. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس ایشو. دیکھیں جی, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی میں سمجھتا ہوں کائنڈ ہارٹیڈنس, میگنینمٹی دکھائی جب انہوں نے یہ اپنا 6 ہفتے کا ان کو یہ ریلیف دیا کہ آپ علاج کرائیں ٹریٹمنٹ کے لیے. 6 ہفتے ٹریٹمنٹ کے لیے. ویسے جس میں سے 4 ہفتے گزر گئے. جی, ویسے ٹریٹمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوا جس طرح کہ پاکستان کے عوام سمجھ رہے تھے کہ صورتحال بڑی کرٹیکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت ہی ٹرکی سچویشن پیدا ہوگی ہے. میری اپنی اسسمنٹ ہے, میری اسسمنٹ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دے ول ٹیک این ایکسٹریم پوزیشن. کہ ایکسٹریم پوزیشن کیا کہ نہیں جناب, آپ کو ہم نے دیے تھے 42 ڈیز, آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرائی, آپ نے ایک قسم کا ہمیں مس لیڈ کیا, یہ قوم کو مس لیڈ کیا, یو گو بیک ٹو جیل. اٹ از اے ویری نہیں, یہ تو کورٹ نے کہا, یہ تو کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا جیسے ہی 6 مہینے ختم ہوں گے بیل کینسل ہو جائے گی. اور میاں صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ والنٹیرلی خود سے سرنڈر کریں گے. میں کوئکلی وہ سینیریو بتا رہا ہوں جو میری. پہلا سینیریو تو یہ ہو سکتا ہے دے ریجیکٹ دی اپلیکیشن. مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ واپس جائیں, پھر لیٹ دی لا ٹیک اٹس اون کورس. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جو کہ میں سمجھتا ہوں شاید نہ ہو, ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ بالکل ہی کہ ہاں جی آپ کی یہ میڈیکل ڈاکٹر لارنس, ڈاکٹر بیکر, یہ سب کچھ ٹھیک ہے جناب, آپ کل صبح ٹکٹ کٹائیں اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں. جناب میاں صاحب آپ کو بالکل یو نیڈ ٹریٹمنٹ ابراڈ اور امیڈیٹلی. آئی ڈونٹ تھنک دے ول ٹیک دس پوزیشن آلسو. جو میں سمجھتا ہوں ایک مڈل پوزیشن ہوگی, اور وہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ پوزیشن ہوگی جو میری اسسمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جناب ظاہری بات ہے دے ول گو انٹو دی رپورٹ آلسو, وائی ناٹ ٹریٹمنٹ ان پاکستان, وائی ناٹ ڈاکٹر بیکر کمنگ ٹو پاکستان, وائی ناٹ دی گورنمنٹ سینڈنگ یو ٹو دی بیسٹ ہاسپٹل وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں بھی ساری ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے وہاں پہ وہ یہ بات دیکھیں نا, پرماننٹ بیل کی چیز ہم نے آج تک کبھی پہلے سنی نہیں تھی کہ ٹرم پتہ نہیں کدھر سے آگے. میری نظر میں پرماننٹ بیل ہے ایک قسم کا ٹو دی آنریبل سپریم کورٹ ان کی طرف سے کہ سر ہمیں جانے دیں, ہمیں چھوڑ دیں. بیکاز اگر وہ نیب کے تھرو یہ مانگتے ہیں تو پھر وہ بنتا ہے پلی بارگین. وہاں پہ اربوں خربوں کا حساب ہوگا, یہ
है, वो है, फलां वगैरह, क्योंकि और भी पता नहीं कितने नैब के केसेस हैं। तो प्ली बार्गेन को ऑप्शन से बचने के लिए, जिसमें फिर इनकी अपनी एडमिशन ऑफ गिल्ट भी हो जाती है। मियाँ साहब तो खुद ही हैं, अपना आपको पता है, ताहयात ना अहल, और उनकी जो बेटी है उनको भी वो भी दे स्टिल वांट हर टू रिमेन इन पॉलिटिक्स। तो मेरा ख्याल है उनको ये नजर आ रहा है कि अगर देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट मलिक रियाज साहब थे फाइनली आफ्टर वो तमाम वो फाइनल पेनल्टी जो है तकरीबन $500 अरब कर सकती है, तो मुझे ये बताएं यहाँ पे जो दोनों सुने, इनका तो कभी एनआरओ की या ऐसी कोई इनसे तो वो प्ली बार्गेन वाली बात हुई नहीं। प्ली बार्गेन, देयर इज नो प्ली बार्गेन विद द सुप्रीम कोर्ट। प्ली बार्गेन सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप जनाब पहले जितनी आपके ड्यूज हैं, और ये हो सकता है ये खुद भी कहें, ठीक है जी, हम अपनी चीज़ें जो हैं अपने ड्यूज क्लियर करते हैं, जितने हमें फाइन हुए मिलियंस ऑफ पाउंड्स दोनों केसेस में, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज की जो करंट मार्केट वैल्यू है वो हम देने को तैयार हैं, जो इस वक्त केसेस हैं। लेकिन आप ट्रीटमेंट करवा लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इनके अगेंस्ट और भी बड़े बड़े खौफनाक मेगा केसेस हैं। देयर इज अ मॉडल टाउन केस ऑल्सो जो इस वक्त पेंडिंग में, एनी टाइम इट कैन ब्लो। और दूसरी बात ये है, इनकी अभी भी कोशिश होगी कि ऐसा मामला हो कि पब्लिकली चीज ना आए, अगर ये पैसे देने को भी तैयार है, कि दिस शुड नॉट कम पब्लिकली, और मामला बिलो द टेबल सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करता। जो कुछ होगा पब्लिकली होगा, आवाम के सामने होगा, ठीक है ना। देखना थर्ड पार्टी ऑप्शन की बड़ी बातें होती अच्छा, मैं उस पर जरा मैं जरा डॉक्टर साहब से भी ओपिनियन ले लूं। डॉक्टर साहब, जो नवाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें जो मेडिकल टर्म्स आपने वो पढ़ी होंगी, वो बड़ी मुश्किल किस्म की, बहुत लोडेड किस्म की मेडिकल टर्म्स हैं, और उसको ऑब्वियसली एक जो ले मैन, कॉमन मैन है, वो उसके समझ में नहीं आ सकती। अगर आप समझा सकें कि एक कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नवाज शरीफ साहब को दिल की क्या क्या बीमारी लाक है, कौन कौन सा मर्ज लाक है दिल से मुतल्लिक, और उसका इलाज क्या पाकिस्तान में दस्तयाब है या नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। सबसे पहले वहाँ पे जो सब मेहमान बैठे हुए हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जो रिपोर्ट मैंने अभी देखी है, जो कि मियाँ साहब की जो मैंने पढ़ी है, उसकी जो टेक्निकल टर्म्स है जो अदर देन मेडिकल है वो तो चले रहने दें, जिस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे अंदाजा नहीं है उस चीज़ का। बट जो मेडिकल टर्म्स हैं, मैं स्टार्ट करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो फील्ड जिनके अंदर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, और जो आजकल भी जो लेटेस्ट जो काम पाकिस्तान में हो रहा है, वो कार्डियोलॉजी के अंदर हो रहा है। मियाँ साहब बीइंग अ कार्डियोलॉजी पेशेंट, एक कार्डिक पेशेंट हैं और एक डॉक्यूमेंटेड कार्डिक पेशेंट हैं, और उसके अंदर जो मैंने पढ़ा है कि उनका जो एक एंजियोग्राम हुआ, एक स्ट्रेस स्कैन हुआ, जो लास्ट टाइम उनका पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हुआ, जिसके अंदर स्ट्रेस स्कैनिंग इस हिस्से पे, उस हार्ट के उस हिस्से के ऊपर मतलब स्ट्रेस डाल के ये चेक किया गया कि क्या इसमें कोई तंगी किसी एक नाली के अंदर, किसी एक आर्टरी के अंदर तंगी आती है। मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ। तो वो डिसाइड हुआ, उस पर जो रिपोर्ट आई कि जी उसमें एक कुछ ऐसी आर्टरी है जिसमें थोड़ी सी तंगी है। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में जो एक नॉर्मल अगर एक पेशेंट आते हैं, अगर ये कोई और ना हो, कोई पॉलिटिकल एक फिगर ना हो, एक नॉर्मली डेफिनेटली एवरी कार्डियोलॉजी का जो डॉक्टर है दे विल एडवाइज अ कॉरोनरी एंजियोग्राफी, मतलब कि दिल की शरेआनों की एंजियोग्राफी करवाई जाए। उस एंजियोग्राफी जो है एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि पाकिस्तान के हर इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर, हर शहर के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से और टॉप ऑफ द लाइन विद लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है वो हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी जो लाहौर का सबसे बड़ा है, जिना हॉस्पिटल, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, यू नेम इट, एवरी सिंगल प्राइवेट पब्लिक दोनों हॉस्पिटल्स जो हैं वो एंजियोग्राफी जो है वो कर रहे हैं। Now, if the patient is highly critical, अगर हमें ये लगता है कि पेशेंट इज क्रिटिकल और पेशेंट को कोई कार्डिक सर्जरी का बैकअप चाहिए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन पेशेंट्स में हमने एंजियोग्राफी करनी होती है, लेकिन उनकी बैक पे हम ये समझते हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रोसीजर होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, तो हम जो है उस कॉम्प्लिकेशन के लिए कार्डिक सर्जरी को अपने बैकअप पे रखते हैं। तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर फुली इक्विप्ड फॉर देयर कार्डिक सर्जरी बैकअप। देयर आर सो मेनी नेम्स। आई बिलीव कि जो उनकी बीमारी जो बताई गई है, जो दिखाई गई है और जो समझाई गई है, पाकिस्तान इज अल्हम्दुलिल्लाह उन कंट्रीज में से है जो कि सवाए एक कह लें कि शायद कार्डिक ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में अभी पूरे तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन इसके अलावा यू नेम एनी प्रोसीजर इन पाकिस्तान, इट इज हैपनिंग वेरी गुड इन पाकिस्तान इन एवरी हॉस्पिटल।
इसके अलावा अच्छा, जो बीमारी मियां साहब को वैसे किडनी का प्रॉब्लम भी, लेकिन वो चूंकि किडनी का नेफ्रोलॉजिस्ट, चूंकि आप नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है तो मैं इसलिए आपसे किडनी के बारे में सवाल नहीं करता, मैं हार्ट के बारे में। ये मुझे बताइएगा कि जो मियां साहब की बीमारी, एक तो आप जी जी किडनी का क्या, जो किडनी का बताया गया वो किडनी भी इनकी नॉर्मली इस एज के अंदर ही इज माशाल्लाह अराउंड 70, तो इस एज के अंदर जो क्रेटिनिन है वो फ्लक्चुएट करके 1.3, 1.4, 1.5 क्रेटिनिन जो मैंने देखा है इनका, वो एक नॉर्मल किडनी इनका बिहेव करती है। हाँ, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो किडनी के लिए खतरनाक होती है, उनके लिए भी ऑल्टरनेट कार्डियोलॉजी जो है वो यूज करता है, उनके लिए भी वो कुछ किडनी फ्रेंडली डायज होती हैं जो कि हम यूज करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनका किडनी का रिस्क ज्यादा होता है। और बैकअप के लिए जब खुदा न खास्ता कोई बहुत ज्यादा रिस्क होता है किसी की किडनी को, तो बैकअप पे भी नेफ्रोलॉजी जो है वो हर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। और डायलिसिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो वो बैकअप भी पाकिस्तान के अंदर अच्छे तरीके से मौजूद है। अच्छा, ये मुझे जरा बताएं, फिर मैं गुल साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि जो मियां साहब का दिल का मसला है, एक तो आपने बताया कि वो उसका हर ट्रीटमेंट पाकिस्तान में बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अवेलेबल है। दूसरा मुझे बताएं कि क्या वो क्योरेबल है, ऐसा तो नहीं कि वो कोई खुदा ना खास्ता कोई लाइलाज चीज नहीं है वो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। जो मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है, बिकॉज आप फिजिकली मैंने बिल्कुल भी असेस नहीं किया, जो रिपोर्ट सामने आती हैं वो माशाल्लाह ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान में क्योरेबल नहीं, वो ऐसी बिल्कुल भी बीमारी ऐसी जो बज़ाहिर बताया गया है, अगर वो एंजियोग्राफी है और अगर कोई ऐसी नाली निकलती है जो कि टोटल बंद है, उसको खोलना है, तो तमाम प्रोसीजर्स पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है। AFIC है, राम फोर्स इंस्टीट्यूट है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शायद इन्हीं के दौर हुकूमत में जो है वो बना भी है पिंडी के अंदर। देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल, यू नेम इट, NICVD कराची, कराची के अंदर इज द टॉप ऑफ द लाइन, तबा हार्ट इंस्टीट्यूट, दे ऑल आर डूइंग इन अ वेरी नॉर्मल रूटीन। बिल्कुल ठीक है गुल साहब, पहले तो वो जरा पॉलिटिकल क्वेश्चन था ना, आप जरा लीगल आपसे कि ये इसका लीगल रिपरकशंस क्या होंगी अगर मियां साहब को बाहर जाने दिया जाता है? लेकिन लीगल रिपरकशंस की बात मैं बाद में अर्ज करूं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई मुझे और मिसाल ऐसी बता दें, कोई नज़ीर ऐसी बता दें, कोई प्रेसिडेंट ऐसा बता दें कि एक आदमी बीमार हो कर मैंने यहाँ इलाज नहीं कराना, मैंने वहाँ बाहर कराना है, और आप जैसे शुरफा जौन से हैं, ये बड़े बड़े जिनके ये TV हाउसेज हैं, नेचुरली पॉलिसी आप लोग ही बनाते हैं ना एक ख़ास किस्म की, आप मुझे बताएं आपको शर्म नहीं आती यारी कि आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर बीमार हो गए हैं तो भाई सारा कोई हार्ले स्ट्रीट बंद कर दी जाए, सारा कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब भी ही हैज़ फॉलन टू द, ब्रिगेडियर साहब भी उसी ट्रैप में गिर गए हैं कि नहीं उसको कहाँ होना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि वो एक मुजरिम है, एक मुल्जिम है, कन्विक्टेड है, वो किस हिसाब में वो कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है, मुझे आप ये बता दें। और मैंने नहीं, भुट्टो साहब को सुना था कभी उन्होंने कहा हो ये जो सारे फौजी ने मार मुर दिया ना उसको पकड़ के, उसने एक दफ़ा भी कहा कि यार मैंने डायबिटीज़ है या मेरे को फलान है, मुझे वहाँ लेके चले जाए। उन्होंने कहा जी वहाँ चले जाए, फिर उन्होंने कहा जी उधर ले जाए, फिर वहाँ चले जाए। और ये इन्होंने चूँकि फतह करना था ना पाकिस्तान को, तो उसको मारना बड़ा ज़रूरी था, तो इन्होंने ठोक ठाक दिया। अब ये उनका अपना एक आदमी आ गया। देखें, मुझे मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है कि जो प्रेजेंट मिलिट्री लीडरशिप है वो इनके साथ है या नहीं, लेकिन प्रेजेंट मिलिट्री लीडरशिप की ये क्रिएशन है, ये किसने बनाया? कहाँ से? जनरल जिलानी साहब कौन थे? ओशी, मेरा मतलब जनरल जिलानी कौन था? 2-4 गाड़ियाँ उनके घर लेके चले गए, उन्होंने बना दिया। फिर वो दूसरा एक आदमी था जिसका मैं मुंह में नाम नहीं लाना चाहता, मेरा मुंह गंदा और गलीज हो जाएगा, वो जो जहाज़ में गिर के मर गया, जिसका जबड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। मैं बाय द वे यार आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट हियर, ओलिवर क्रॉमवेल ने को जब मारा था ना, उन्होंने पकड़ लिया और जब वो निकाल के ना, तो डॉनकस्टर में एक जगह है जहाँ पर सिवाय गंद के है कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक वक्त आएगा अगर इस मुल्क ने आगे चलना है और लोगों ने अपनी इज्जत वापस लेनी है, ज़ियाउल हक का जो कुछ भी उसके नीचे है दैट शुड बी टेकन आउट फ्रॉम देयर, और उसको उठा के कहीं गंदी जगह फेंकनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं मुसलमान घर पैदा हूँ, पता नहीं मैं कैसा मुसलमान हूँ, मैं आज तक उन मस्जिद में नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि वहाँ वो दफनाया हुआ। ये देखिए ना, फौज ने जिस किस्म की प्री एमिनेंस के साथ हमारे को ठुडे मारे हैं, उसका भी तो कुछ ख्याल करे। और ये कुछ नहीं, अल्लाह की कसम क्या कर लेंगे, 2-4-5 बंदे पड़े को। भुट्टो साहब तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, और 10-20-30 मार लेंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? मेरा हमारे पैसों से ये फौज सारी चलती है, जब चाहे छोड़ दिया, जब चाहे ना कर। अच्छा, ये जरा अब मैं लीगली जरा बताया ना, नवाज शरीफ साहब का जो अब सुप्रीम कोर्ट में जो अब ये केस चला गया, केस को छोड़े, मुझे एक नज़ीर बता दे कि कहीं इस तरह की आई हो प्रिविलेज किसी बीमार हो गया तो मैं जा रहा हूँ। यार मैं हैरान हूँ कि आप लोग इस ट्रैप में गिरे किस तरह। यू शुड हैव इन द फर्स्ट प्लेस रिफ्यूज टू डिस्कस दिस मैटर। तो कहते भाई की गालेगी, ये इनको सजा हुई है, मुझे नहीं सजा सही है कि नहीं हुई।
ہوئی ہے. صحیح ہے. مجھے بتایا جائے وہ مجھے بتایا جائے وہ کس طریقے کے ساتھ وہ یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے, اور یہ ریاست جون سی ہے اس میں شامل ہے. اب میں ریاست کو بھی ذرا بھی آپ سے عرض کروں گا, ذرا انٹرول وہ کہہ رہے ہیں لے لے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ ماضی میں کون کون سے حکمران جو ہیں بشمول پرویز مشرف صاحب جو علاج کا بہانہ بنا کے علاج کے لیے جو باہر جاتے رہے, وہ بھی ذرا ایک فریست وہ جو کہتا تھا ڈاکٹر صاحب سے بھی میں وہ جو کہتا تھا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں, ادھر ڈر کے بھاگ گیا تھا دبئی. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان میں جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے, آخر ان کے درد کی دوا کیا ہے؟ آپ کے سامنے ذرا میں رکھنا چاہوں گا کہ کون کون سے حکمران, سیاستدان, ویسے تو ایک طویل فہرست ہے لیکن صرف آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ ہوتا کیا رہا ہے پاکستان میں. نواز شریف صاحب 13 اپریل 2016 کو وزیر اعظم تھے. یہ اپنے طبی معائنے کے لیے لندن گئے. مئی 2016 میں نواز شریف صاحب کا ان کے بقول دل کا آپریشن ہوا لندن میں ہی. اسی طرح سے پرویز مشرف صاحب 18 مارچ 2016 کو علاج کی غرض سے یہ پاکستان سے دبئی روانہ ہوئے تھے. 23 نومبر 2008 کو وہ اس سے پہلے جو ہے وہ لندن گئے تھے, پھر وہ واپس آ گئے تھے 2013 میں خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے. آصف علی زرداری صاحب جو کہ سابق صدر رہ چکے ہیں, جولائی 2015 میں وہ علاج کے نام پر بیرون ملک چلے گئے تھے کافی عرصے کے لیے. اس سے پہلے بھی وہ دسمبر 2011 میں دبئی کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہے. شرجیل انعام میمن صاحب, یہ سابق صوبائی وزیر سندھ کے, یہ بھی 2015 میں علاج کے نام پر بیرون ملک چلے گئے. اس وقت یہ حراست میں, ان کے خلاف بھی کرپشن کے سکینڈلز ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب, سابق وزیر داخلہ سندھ, جون 2015 میں یہ بھی اپنی اہلیہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کے ساتھ علاج کے لیے لندن چلے گئے. ڈاکٹر عاصم حسین صاحب, ان کے اوپر بھی کرپشن کے سکینڈلز ہیں اور یہ بھی حراست میں. پیپلز پارٹی کے رہنما, کئی بار یہ حالانکہ ایک خود ہسپتال کے مالک ہیں, کراچی کا ایک بہت بڑا اسپتال, نجی اسپتال, لیکن یہ بھی کئی بار علاج کے لیے بیرون ملک جا چکے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب, اگست 2013 کو میڈیکل چیک اپ کے لیے لندن گئے. ستمبر 2017 کو اپنی بھابھی کلثوم صاحبہ کی عیادت کے لیے لندن گئے اور پھر وہاں پہ اپنا انہوں نے میڈیکل چیک اپ کروایا. اس کے علاوہ بھی جاتے رہے اور پھر آخر میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی اہلیہ تھی. اب اس دنیا میں نہیں رہی, بڑی تکلیف دہ حالت میں اس دنیا سے گئیں کیونکہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی. لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہیں. بریگیڈیئر صاحب, تقریباً ہر سیاسی جماعت کے, میں کسی سلیکٹو کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس کے پاس بھی پیسہ ہے اور وہ اقتدار میں ہے تو وہ اس پوزیشن کو استعمال کرتا ہے, وہ باہر جاتا ہے ریگارڈلیس کہ اس نے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا یا نہیں. امیر عباس, بیفور آئی آنسر یور کویسچن, میں ذرا ایک کامنٹ پاس کرنا چاہ رہا ہوں جو محترم آفتاب گل صاحب نے, کوئی بہت زیادہ آئی ڈو ناٹ نو کہ کیوں آج اتنا زیادہ ان کو غصہ آ رہا ہے, کیوں اتنا باعث ہے, محبت ہے کا اظہار کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اتنا جسٹیفائڈ نہیں ہے جس طرح انہوں نے فوج کے بارے میں جو گفتگو کی ہے, کیونکہ جو ماضی میں ہوا جنرل ضیاء کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ, وہ دور ختم ہو گیا. پاکستان بہت آگے آ چکا ہے. ابھی سارا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے. یہ جن ایلیٹ کا آپ نے ذکر کیا, یہ وہی لوگ ہیں جو پبلک آفس ہولڈر, ان کے پاس ایل گاٹن منی ہے. ظاہری بات ہے مس یوز آف اتھارٹی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ ہم انٹچبل ہیں, ہمیں ریاست پاکستان میں کوئی ہاتھ لگانے والے نہیں ہے. اداروں کو انہوں نے اپنا بالکل پاور لیس کر دیا تھا, ادارے ختم کر دیے تھے. تو لیکن اب پہلی مرتبہ دیکھیں نا, the point is the first time the people of Pakistan are seeing کہ یہ جو بڑے انٹچبل لوگ تھے یہ جیل بھی جا رہے ہیں, ان کو بیل بھی مل رہی ہے, پکڑے بھی جا رہے ہیں, انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, ملک سے فرار بھی ہو رہی ہے. شریف فیملی, آپ دیکھیں, آپ نے ابھی بات کی, شہباز شریف صاحب کو پاکستان کی عوام کیا سوچتے ہوں گے جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ ہیلن ہارٹی, ماشاء اللہ, ہی از سپر فٹ, اور کس طرح وہ جناب دندناتے پھر رہے ہیں لندن کی سڑکوں پہ. میں آپ کو آج بتا دوں, نواز شریف صاحب جب باہر جاتے ہیں,
आई कैन एश्योर यू अमीर अब्बास यहाँ पे बैठ के यही बातचीत हो रही होगी कि जनाब देखें अब 1 महीने बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी, जनाब इतने हमारे मोहतरम जर्नलिस्ट गए हैं, उन्होंने टिकट भेजे हैं, PMLN ने उनको लेके गए वहाँ पे जनाब अब ये लाइव डिस्प्ले हो रहा है, इनको कुछ टेलीविजन चैनल जो है नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को टेलीविजन पे ले रहे हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, और जनाब लंदन में बैठ के लंदन एक और गढ़ बन जाएगा जहाँ से फिर पाकिस्तान के खिलाफ या जो भी आपने बातचीत करनी है। तो माय ओनली पॉइंट इज, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक मैं बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के अवाम का बड़ा कॉन्फिडेंस है, और खासकर ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं, और मैं अभी भी कहता हूं कि जो इनका फैसला होगा ये उनके लिए एक टेस्ट केस है कि एक तरफ जनाब इतना अमीर आदमी, इतना रिच, पावरफुल, और जनाब अब उस पर और कॉन्विक्ट है, अब क्या फैसले लिए जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं। ऑब्वियसली आई एम श्योर द जस्टिस होगा एंड दे विल अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। बट हैविंग सेड दैट, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ अमीर अब्बास, जो मैंने आपसे बात की थी थर्ड पार्टी ऑप्शन, मेरा दिल कहता है, मेरी असेसमेंट है, ये अभी भी चाहते हैं कि ये बड़ा ह्यूज अमाउंट पैसा दें, लेकिन ये पता ना लगे इस कौम को कि जनाब ये पैसा आया वाया थर्ड पार्टी और ये पैसा इन्होंने दिया। ठीक है ना जी, ये चाहते हैं कि चीज सामने ना आए, पैसा मेरा ख्याल है ये देने को तैयार है, इनके वो नेम एंड शेम ना हो, बिल्कुल नो प्ली बार्गेन, नथिंग इन द फ्रंट, टेबल पे कोई चीज ना आए, लोगों को पता ना लगे, और कोई ऐसा तरीका हो इनकी बदनामी भी ना हो, और अब जान छूट जाए ना, एक ऐसा मेडिकल क्राइसिस क्रिएट किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट को भी यू नो प्रेशर में लाया जाए, आवाम को, मीडिया को एक हाइप क्रिएट हो कि जनाब खुदा न खास्ता कुछ होने वाला है विद इन आवर्स, विद इन डेज, कि लोग कहें यार जाओ भी इनको जाने दो, ताकि कल को कुछ हो जाए तो हम पे ना पड़े। तो यू विल सी अ वेरी बिग हाइप कमिंग इन द कमिंग डेज। लेकिन मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि वी हैव ऑल द पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑन द चीफ जस्टिस और मोहतरम जजेस जो हैं। और मैं ये बता दूं कि ये जो सिलसिला चल रहा ना, बेल की एक्सटेंशन हुई जा रही है हमजा शहबाज की, इसी तरह साद रफ़ी की भी हुई थी, लेकिन जिस दिन 1 मिनट के लिए एक्सटेंशन इन द बेल रुकी, आप देख लें नैब ने उनको पकड़ लेना। माई पॉइंट दोबारा बुलाया उनको, जी माई पॉइंट देखिए, कभी हम सोच सकते थे नोडेरा हाउस में नैब जाएगी, नोडेरा हाउस में भुट्टो को गिरफ्तार करेगी, अगर कल को बिलावल हाउस में नैब चली जाती है, पत्नी पीपल पार्टी डंडे लेके पहुंच जाएगी नेशनल असेंबली में। आई कैन सी दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन दिस ईयर। मैं देख रहा हूं, क्योंकि एक मिजाज कौम का बदल गया है, इस मुल्क का मिजाज बदल गया, इदारों का मिजाज बदल गया। डिप्टी चेयरमैन नैब कौन? हुसैन असगर साहब, जिनको ठीक ठाक उनको वो किया गया, रिलेटिवली बहुत क्रेडिबल और जनाब ऐसे लोग नाम है, हाँ, वो अलग बात है कि नैब कराची में, नैब सखर में, नैब मुल्तान में 1-2 अफसर जो हैं वो पकड़े गए नैब के, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है, करप्शन, और वो चीज़ भी साथ चल रही है। लेकिन वी हैव इदारों की कमिटमेंट, रियासत की कमिटमेंट टू क्लीन अप दिस कंट्री, उस पर मुझे कोई शक नहीं, इंक्लूडिंग द अदर ऑल्सो। राइट डॉक्टर साहब, 2 बातें आपने कही कि एक तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और फिर उस ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं वो भी पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर अवेलेबल है। ये बताएं कि मरीज का ये प्रोरोगेटिव है कि वो डॉक्टर ज़िशान से इलाज करवाए, या वो डॉक्टर आफ्ताब गुल से इलाज करवाए, या वो डॉक्टर फारूक हमीद साहब से इलाज करवाए। मैं तो डॉक्टर नहीं होगा, लेकिन क्या इसमें कोई ऐसे मेडिकल एथिक्स हैं कि मरीज को रोका जा सके, या उसे कहा जा सके कि वो इसी जगह से इलाज करवाए, या उसको ये हर हाल में उसको प्रोरोगेटिव में मेडिकल एथिक्स जो आपकी स्टडीज में है कि उसको ये आज़ादी है कि वो जिससे इलाज करवाना चाहे करवा सकता है? अमीर भाई, मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ मेडिकल एथिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी। डेफिनेटली एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पेशेंट जो है वो अपनी मर्जी के डॉक्टर से ही इलाज करवाना चाहेगा, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे मसला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो मरीज हैं वो उनकी जो डेजिग्नेशन है, या डेजिग्नेशन जो उनका रहा हुआ है, चला जाएगा कि वो शायद वो अपने इस इलाज से कंफर्टेबल है कि वो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं। बट मेरे नजदीक बात सिर्फ एज अ डॉक्टर मैं ये बता सकूंगा कि क्या वो ऐसा डॉक्टर ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उस पाए का कि वो इलाज यहाँ पे हमारे किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का किया जा सके। तो मेरा जवाब है कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं विद ऑल द ड्यू फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय देम आल्सो इन देयर टेन्योर, and from the last 30 years the cardiology in Pakistan has been risen a lot. जो यहाँ पे एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पेशेंट है
वो चाहता है कि जी मैंने जाना ही फर्स्ट करें ऐसे डॉक्टर के पास जो इस मुल्क में नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। प्रॉब्ली इस बारे में मैं आपको ये ना कह सकूं कि एथिकल, मेडिकल एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है कि जी हम उसको रोके या ऐसा ना रोके। अच्छा, डॉक्टर साहब नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर किसी XYZ हॉस्पिटल में जाना है, उन्होंने कहा कि मुझे उस डॉक्टर के पास जाना है जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवाता रहा हूं। तो क्या ऐसी भी कोई फिजिबिलिटी हो सकती है कि उस डॉक्टर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वीजा दे? क्यों? और उसको अगर मियां साहब चाहते हैं कि मैंने किसी XYZ डॉक्टर से इलाज करवाना है, क्योंकि वो हॉस्पिटल का नहीं, हॉस्पिटल तो हम नहीं उठा, लेकिन उनकी ख्वाहिश अगर उनको जो उनके पसंद का डॉक्टर है, जो उनका 10-12 साल से जो उनका फैमिली डॉक्टर हो सकता है, उनको यहाँ पे वीजा दे, वो यहाँ आए और हॉस्पिटल और फैसिलिटीज वो जो पाकिस्तान में सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है वो अवेलेबल हो, और डॉक्टर जो है वो यहाँ आके उनकी सर्जरी या वो ट्रीटमेंट करें। ये मैं आपको इस जवाब का बड़ा रीसेंट एग्जांपल दे दूंगा। अभी रिसेंटली 2 वीक्स बैक पाकिस्तान लाइव कॉन्फ्रेंस हुई है, एक पाकिस्तान कार्डियोलॉजी लाइव जिसको हम बोलते हैं, सालाना पाकिस्तान में वो होती है। इस दफा जिना हॉस्पिटल ने भी और शेख जायद हॉस्पिटल ने भी वो होस्ट की है। लाहौर में PC के अंदर जो है वो 3 दिन में कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें ये क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स में जो डिफिकल्ट केसेस होते हैं, जब हम उनकी एक एंजियोग्राफी कर लेते हैं, हम उनका एक डायग्नोसिस बना लेते हैं कि इस पेशेंट का ये इलाज करना चाहिए जिसके लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए, तो वो पेशेंट्स हम रखते हैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और उसके अंदर तमाम जो इंटरनेशनल इंटरवेंशनिस्ट हैं, जो कि इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं, स्पेशली वो हमारे पास जो आए, फर्स्ट करे शेख जायद है या जिना है या PIC है, इन तीनों जगहों पे होते रहे केसेस, वहाँ पे टर्की से, इजिप्ट से, सऊदी अरेबिया से, UAE से, अमेरिका से, लंदन से, there were so many doctors who were operating here with our doctors. So एक team collaboration थी. There were so many difficult cases. So this could be done, and this will be a huge example, I think, if it's get done by Pakistan government. चलिए, very informative. Can I ask डॉक्टर साहब a question? जी। डॉक्टर साहब जरा मेरी सुने, मैं आपकी जो आर्गुमेंट है उसकी मोरालिटी से मुझे इत्तेफाक नहीं है। आप ये कह गए हैं पिछले 7 मिनटों में कि एक अमीर आदमी अगर हो, इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, तो उसका एक हक है कि वो डॉक्टर जोन्स को बुला लें, डॉक्टर विलियंस को बुला लें। मुझे बताएं कि ये कहाँ से आप लेकर आए हैं, ये कहाँ से, ये किस तरह आप ये बात कह सकते हैं? मेरा कोई, मुझे मेरी तरफ से डॉक्टर हो या ना हो जी, मुझे क्या लगे डॉक्टर, देखिए नहीं, आपकी तमाम आप ऐसे कीजिए, जब आप घर जाएंगे तो आप इसको चला के देखिए कि आपने क्या कहा है। यही जो बात गुल साहब ने पॉइंट उठाया, इसी के जरा जो मैंने आपसे कहा था कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो तारपुर साहब कह रहे हैं, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन, द रिच मैन, इज अ कन्विक्ट, is a convicted prisoner, तो फिर बताइए how can he dictate his terms? मेरे कर दें भाई। बात यह है कि अशराफिया का मुल्क है, ये मुस्लिम लीग का बना था, जागीरदारों का, जमींदारों का, फिर बाद में फौज का। यहाँ ऐसे ही होना है डॉक्टर साहब, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुमकिन है आपसे मुलाकात ही मेरी ना हो। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इसमें जरा बताएं ना कि ये जो उन्होंने आपके मॉरल पॉइंट को कंटेस्ट किया है। देखिए मोरल जो है ना सर, जहाँ मर्जी चाहें वो घर में रहें, फिर खाना खाएं। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, फर्स्ट करें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है, क्या मेरी रात के 12 बजे कोई ऐसी कैथ लैब है, मतलब कोई एंजियोग्राफी की जो रात 12 बजे लैब है जो खुली हुई है? नहीं। वो 24 घंटे लाहौर के अंदर बहुत सारी लैब है जो नहीं खुली हुई। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 1-2 ऐसी लैब हैं, कैथ लैब जो है, जो कि 24 घंटे खुली हुई है। तो मैं जान बचाने के लिए अपने वालिदा या कोई भी या खुद भी जब हार्ट अटैक होगा तो मैं किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाऊंगा, दैट इज अनदर डिस्कशन। लेकिन इलाज हमारे मुल्क में ये जो हार्ट का है, जो मियां साहब का जो उनकी जो असल पॉइंट तो ये ना जो आपने क्लियर कर दिया, जो मैं चाह रहा था कि हमारे व्यूअर्स भी देख सके, जान सके कि इलाज दस्तयाब है पाकिस्तान। सर लास्ट 2 मिनट्स में गुल साहब मुझे लीगली बताए ना कि अब इजाजत हो सकती है, फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन बात सुने, ये लीगली मुझे मत फंसाएं। लीगली इस मुल्क में भुट्टो साहब को मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी चूंकि ज़्यादा उम्र हो गई है और मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ है। यही पाकिस्तान है जहाँ पर 5-7 जज हाई कोर्ट के और ऊपर के जो से 5 और 3-8 कर दिए थे। इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लीगली फिर बकायदा लीगली फिर उनको फांसी अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब ने जो केस बनाया, केस आपको लग रहा है मुझे नहीं लगा केस स्ट्रांग बनाया मुझे नहीं। ख्वाजा साहब बहुत बड़े वकील हैं और समझदार भी बड़े हैं, इनको पूछें, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। केस की बात ये सियासी प्रेसिडेंट ये मुकदमा नहीं है, ये कानूनी मुकदमा नहीं है, ये एक सियासी मामला है। अगर आप नहीं करना है तो ना करें,
اچھا یہ جس طرح مشرف صاحب بغیر کسی کو پوچھے وہاں پر ایئرپورٹ کے پاس ہی کہیں ٹھہرے ہوئے تھے, گاڑی جہاز میں بیٹھے اور چلے گئے, اس طرح یہ بھی چلے جائیں گے. مطلب میں روک سکتا ہوں؟ آپ کا خیال ہے میں روک سکتا ہوں؟ سر لاسٹ کامنٹ. میرا نہیں خیال ہے کہ جس طرح آفتاب گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح وہ چلے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں the Supreme Court is going to examine all aspects of the case including the medical aspects. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 5 ہفتے میں کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ بھی دیکھے نا, they also know کہ عوام جو ہیں ان کے سینٹیمنٹ کیا ہے. although میں سمجھتا ہوں فیصلہ تو ہمیشہ انصاف کے اور قانون کے مطابق ہوگا, لیکن سپریم کورٹ انڈرسٹینڈز واٹ ہیز ہیپنڈ اور ان کا مقصد کیا ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ جیسے لنڈن جانا, آئی تھنک دے انڈرسٹینڈ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, آفتاب گل صاحب اور ڈاکٹر ذیشان صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.